अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को डिटेल से पढ़ेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं और बार बार रिपीट भी हुए हैं, तो आपने सेकंड चैप्टर से जस्ट यही लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने हैं। और अगर आपके पेपर में सेकंड चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं तो यही से क्वेश्चन आएंगे। आइए हम अपने सेकंड चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं, या उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि बार बार पेपर में रिपीट भी हुए हैं और सेकंड चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर आइसोटोप्स, डिस्क्राइब आइसोटोप्स ऑफ क्लोराइन। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का, कि आइसोटोप्स क्या है और जो क्लोराइन के आइसोटोप्स हैं उनको आपने डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा है। ये देखिए आइसोटोप्स, ठीक है, जिसमें आपने आइसोटोप्स को डिफाइन करना है। यहाँ पे देखिए आइसोटोप्स की ये डेफिनेशन लिखी हुई यहाँ तक, ठीक है, ये आइसोटोप्स की डेफिनेशन है। उसके बाद इन्होंने एग्जांपल बताई है आइसोटोप्स की। फर्स्ट में हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बताए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ये देखें ये यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं एंड कार्बन के आइसोटोप्स एंड आइसोटोप्स ऑफ क्लोराइन। ये देखें क्लोराइन के आइसोटोप्स हैं। तो आपने यहाँ से क्लोराइन के आइसोटोप्स, वहाँ से आपने आइसोटोप्स की डेफिनेशन, और यहाँ से जो आइसोटोप्स ऑफ क्लोराइन लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक आपने इसकी साथ एग्जाम्पल कर लेनी है, और साथ में आपने इस तरह से इसके आइसोटोप्स की ड्राइंग भी कर देनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, राइट 3 करेक्टर ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज के कोई भी आपने 3 करेक्टर बताने हैं, ठीक है। यहाँ देखें प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज पूछी जाए या करेक्टर पूछे जाए तो आपने यहाँ से कोई भी 3 करेक्टर कर लेने हैं। यहाँ पे 6 करेक्टर राइट किए हुए हैं कैथोड रेज के, आपने कोई भी 3 करेक्टर यहाँ से याद कर लेने हैं जो आपको ईजी लग रहे हो। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एटम्स। आपने बताना है इसमें से कौन से प्रोटॉन्स हैं और कौन से न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, और कितने अमाउंट में है, आपने ये सारा बताना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए जो प्रोटॉन होते हैं ना उसे हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, ठीक है, प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक बेस होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि आपके पास ये एटॉमिक नंबर है और ये क्या है, एटॉमिक बेस है आपके पास। तो आप किस तरह से न्यूट्रॉन मालूम कर सकते हैं, मैं आपको ये सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने सोडियम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मालूम करने हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो प्रोटॉन है उसे हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, या प्रोटॉन नंबर क्या है, हमारे पास 7 है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जितने हमारे पास प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास प्रोटॉन 7 है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 7 होंगे, ठीक है। प्रोटॉन भी हमें पता चल गया कि प्रोटॉन हमारे पास 7 है, इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास 7 है, ठीक है। अब हमने क्या मालूम करना है, न्यूट्रॉन्स के। हमारे पास अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 7 है एंड एटॉमिक बेस 14 है, तो आप इसका जो है न्यूट्रॉन्स बताएं कि इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं। प्रोटॉन हमने बता दिया है कि 7 है, जितने हमारे पास प्रोटॉन है उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमने न्यूट्रॉन्स मालूम करने हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन्स कैसे मालूम करने हैं आपने, ये देखिए जो आपके पास ये है एटॉमिक बेस, ठीक है, एटॉमिक बेस में से आपने एटॉमिक बेस में से माइनस कर देना है एटॉमिक नंबर को, ठीक है, एटॉमिक बेस में से माइनस करना है एटॉमिक नंबर को। तो हम एटॉमिक बेस में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर है हमारे पास 14, ठीक है, और माइनस क्या करना है, एटॉमिक नंबर को, ठीक है, एटॉमिक बेस हमारे पास 14 था और हम माइनस क्या कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर को जो कि 7 है। तो 14 में से आपने 7 को माइनस कर देना है, तो आपके पास बाकी क्या बचेगा, 7। तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 7 है आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो बाकी सबका भी आपने इसी तरह से मालूम करने हैं, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और न्यूट्रॉन्स आपने कैसे मालूम करने हैं कि एटॉमिक बेस में से माइनस कर देना है एटॉमिक नंबर को, देन आपके पास न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे।
बाकी सब के भी आपने इसी तरह से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मालूम कर लेना है। एल्यूमिनियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर 13 है और एटॉमिक में 27 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 है और न्यूट्रॉन्स हमने 27 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। सेम इसी तरह से आपने सोडियम के फाइंड आउट कर लेने हैं। और 4 वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द फॉलोइंग आइसोटोप्स। आपको फॉलोइंग आइसोटोप्स दिए गए हैं और आपने इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, नंबर आपने न्यूट्रॉन सेम इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किए हैं। तो ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है और ये हमारे पास एटॉमिक बेस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक बेस है और ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है। तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे मालूम करते हैं, एटॉमिक बेस में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं और हमारे पास एटॉमिक और हमारे पास न्यूट्रॉन्स नंबर आ जाते हैं। तो आपने इस आइसोटोप्स के इस तरह से मालूम कर लेने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। बार बार पूछा जाता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनके बताए या प्रोटॉन्स बताए, इलेक्ट्रॉन्स बताए। तो आपने अच्छे से याद करते हैं, अच्छे से समझ ले रहे हैं कि आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है शेल और सब शेल के दरमियान। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेल का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, उसमें उसके बाद आपने उसके शेल्स के नेम बताने हैं और शेल्स में नेम बताने के बाद उनको बताना है कि किस क्वांटम में उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसके 3 पॉइंट बना लेना। यहाँ पे देखिए, सब शेल के बारे में बताया है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सब शेल की यहाँ से डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद सब शेल के नेम बताने हैं। सब शेल के नेम बताने के बाद आपने बताना है कि सब शेल जो होते हैं, के शेल में कितने सब शेल होते हैं, उसके बाद एल शेल में कितने सब शेल होते हैं, एम पे बताने हैं और एन में बताने हैं। और बताना है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से कितने आ सकते हैं, कि एस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी शेल में जो हमारे पास सब शेल होता है एस और पी, उस पर कितने सब, उसमें कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और पीडीएफ के आपने सबके इसी तरह से बता रहे हैं और आपने इसके पॉइंट्स बना लेने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये हमारे पास ओनली 5 चैप्टर नंबर 2 से ओनली 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि रिपीटेड भी हैं और इम्पोर्टेंट भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपसे ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं कि आपके पेपर पे लाजमी अगर चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन आता है तो वो इन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम डिटेल क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि सेकंड चैप्टर में से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर आपके पेपर में आते हैं तो कौन से आ सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिस्क्राइब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट विच लेड हिम टू द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अच्छा, रदरफोर्ड का जो हमारे पास एटॉमिक मॉडल है वो सारा आपने अच्छे से करना है, चाहे उसके पॉस्टुलेट्स है, कंक्लूजन है, ऑब्जर्वेशन है, डिफेक्ट है या पोस्टुलेट से कुछ भी है। आपने रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में से ऐसा होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में कभी पोस्टुलेट्स पूछ लेते हैं, कभी डिफेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है, या कभी एक्सपेरिमेंट पूछ लेते हैं। तो आपने लास्ट भी रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट तो किसी सूरत नहीं छोड़ना। अगर चैप्टर नंबर 2 से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता है कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट लाजमी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें से लाजमी ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास पेज नंबर 39 पे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा रदरफोर्ड का इंट्रोडक्शन बताया है, इंट्रोडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट बताया है और यहाँ पे एक डायग्राम भी बताई है। ठीक है, आपने यहाँ से एक्सपेरिमेंट करना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना है, देन यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया था एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो बताना है, और ऑब्जर्व करने के बाद उसका कंक्लूजन क्या था, उसके नतीजे क्या थे, आपने नतीजे बताने हैं। अच्छा, अगर आपसे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो आपने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जस्ट आपके पास एक्सपेरिमेंट लिखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, ठीक है, और डायग्राम बनाएंगे और आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर वो अलग से पूछते हैं कि पॉस्टुलेट्स लिखें या डिफेक्ट के साथ बताएं एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड का, तो फिर आपको उसके पॉस्टुलेट्स एंड रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट भी लिखने होंगे। वरना अगर आपको एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि जस्ट आपने एक्सपेरिमेंट बताना है रदरफोर्ड का, तो आप एक्सपेरिमेंट बताएंगे, उसकी ऑब्जर्वेशन बताएंगे, कैलकुलेशन बताएंगे और एक डायग्राम बनाएंगे, तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के। ठीक है, अगर आपसे अलग से क्वेश्चन करते हैं कि साथ में इसके पॉस्टुलेट्स भी बताएं एक्सपेरिमेंट के साथ,
बाद तो आपने फिर उसके पास्टुलेट्स लिखने हैं, या पूछते हैं कि डिफेक्ट बताए तो आपने डिफेक्ट लिखने हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है रदरफोर्ड के डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो आपने पास्टुलेट्स और डिफेक्ट भी लाजमी कर लेने हैं इसके, जो कि नेक्स्ट पेज पर है। जो कि देखिए आपके पास रदरफोर्ड के पॉस्टुलेट्स एंड डिफेक्ट बताए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो समझनी है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट समझना है, तो आप ये मेरे यूट्यूब पे इसकी वीडियो भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। सारे पॉइंट्स को मैंने 1 बाय 1 बताया है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखें, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ आइसोटोप्स एंड इट्स यूजेज इन वेरियस फील्ड ऑफ लाइफ। अच्छा, आपने आइसोटोप्स के यूजेस बताने हैं और कुछ आइसोटोप्स की आपने बताना है कि वो आइसोटोप्स बताएं वो कौन कौन से फील्ड में यूज़ होते हैं लाइफ की। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखिए आइसोटोप्स की एप्लीकेशन बताई हैं, या यूजेस भी कह सकते हैं। डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, यहाँ पर वो फील्ड में बताए गए हैं कौन कौन सी फील्ड में यूज़ होते हैं और उसके यूजेस बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 यूजेस लिखा हुआ है, 10 आइसोटोप्स के बारे में बताया है और उसके यूजेस लिखे हैं। तो आपने कोई भी 5 या 6 आइसोटोप्स के नेम कर लेने हैं, साथ में उसकी फील्ड और यूजेस कर लेने हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखें, जस्टिफाई दैट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हैज़ डिफेक्ट। आपने जस्टिफाई करना है कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसमें कुछ डिफेक्ट थे। अच्छा, यहाँ पे देखिए डिफेक्ट बताए हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के, तो यही क्वेश्चन था अभी हमारे पास कि आपने जस्टिफाई करना था कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट थे। तो हम यहाँ से इसके 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने 3 पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेने हैं। और यही अगर ये क्वेश्चन आता है कि डिफेक्ट बताए हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, तो आपने ये 3 डिफेक्ट लिख देने हैं कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में ये 3 डिफेक्ट थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था, जैसे रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, इसी तरह नील बोहर ने भी अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन थी। तो आपने उसकी बोहर के एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन बतानी है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें, लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर का एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन है। यहाँ पे ये 5 पॉइंट्स बताए गए हैं लिमिटेशन में बोहर के एटॉमिक मॉडल की। तो आपने ये 5 के 5 पॉइंट्स अच्छे से याद करने हैं। अगर आपके पास लिमिटेशन आती है बोहर के एटॉमिक मॉडल की, तो आपने ये 5 जो है बोहर की लिमिटेशन राइट डाउन कर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, डिस्क्राइब द श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल। जो श्रोडिंगर का एटॉमिक मॉडल था, आपने उसको डिस्क्राइब करना है। अच्छा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 2 बार पेपर में रिपीट हुआ है, तो आपने इस क्वेश्चन को लाजमी अच्छे से कर लेना है। अच्छा, फर्स्ट में आपने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपने क्या करना है, इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बताना है कि इसके पॉइंट्स क्या थे। ठीक है, आपने इसके पॉइंट्स को अच्छे से बताना है। और यहाँ पे आपने इसकी थोड़ी सी बता दी है कि इसने जो डेरिवेशन जो बताई थी उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया है, तो आपने उसको बता देना है। ठीक है, तो आपने ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कर लेना है। जो श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल लिखा हुआ है, तो आपने इसको यहाँ से कर लेना है। उसके बाद हम लास्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लास्ट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूफ दैट मॉडर्न थ्योरी ऑफ डी ब्रोगली इज रिलेटेड विद आइंस्टाइन एंड प्लैंक्स इक्वेशन। ठीक है, आपने जो हमारे पास मॉडर्न थ्योरी है डी ब्रोगली की, आपने बताने हैं कि वो आइंस्टाइन और प्लैंक्स की इक्वेशन से किस तरह से रिलेट करती है, मतलब उसके साथ कैसे चल रही है। तो आपने इसको प्रूव करना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस के बारे में बताया था कि डी ब्रोगली ने आइंस्टाइन की इक्वेशन हमारे पास E इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर होता है, और प्लैंक्स की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, H इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एच, जो हमारे पास म्यू होता है। तो कंपेयर दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं। हमारे पास ये प्लैंक्स की इक्वेशन है और ये हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो म्यू होता है हमारे पास ये किसकी इक्वल होता है, C इज इक्वल टू लेमडा भी हमारे पास के इक्वल होता है। और अगर हम म्यू को बाहर निकालते हैं तो हमारे पास होता है C ओवर लेमडा होता है। तो हम इसकी बजाय C ओवर लेमडा लगाते हैं और एम सी का स्क्वायर लगाते हैं। इस वाले एक C के स्क्वायर से एक C कैंसिल हो जाता है, बाकी हमारे पास बचता है H ओवर लेमडा इज इक्वल टू एम सी। ठीक है,
उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को 1 से डिवाइड कर देते हैं। 1 से डिवाइड होने के बाद क्या होता है कि ये दोनों इक्वेशंस क्या होती है, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती है। लेफ्ट ऊपर चला जाता है और एच नीचे आ जाता है। सेम इसी तरह से क्या होता है, डिवाइड होगी तो हमारे पास क्या होगी, ये नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, यहाँ पे से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये डिवाइड में है तो इट्स मीन्स ये 1/HC लिखा गया है। ठीक है, तो ये एच इससे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जाएगा तो ये एच 1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर हमारे पास क्या बनेगा, लेमडा इज इक्वल टू H/MC। तो सी हमारे पास यहाँ पे हमने कहा है कि जो हमारे पास मोमेंटम होता है, क्योंकि हमें पी से पता है P इज इक्वल टू एम वी होता है, हमारे पास क्या होता है, एम वी के इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं कि एच इज इक्वल टू एम सी लगाया हुआ है और हमें पता है कि मोमेंटम हमारे पास एम वी के इक्वल होता है और लेमडा इज इक्वल टू, अगर हम लेमडा को बाहर निकालते हैं तो हम इस सी की बजाय सी को हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास सी इज इक्वल टू एम वी है, तो हम इसको वी भी कंसिडर कर सकते हैं, वी को सी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एच इज इक्वल, लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी बन जाएगा और एच इज इक्वल टू एच ओवर पी। पी हमारे पास क्या था, एम वी हमारे पास क्या था, मोमेंटम था। ठीक है, तो हम इसे क्या कह रहे हैं कि एच ओवर मोमेंटम। तो ये डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस है, जिसने किससे इक्वेशंस को निकाला था, आइंस्टाइन की इक्वेशन और प्लांक्स की इक्वेशन को कंपेयर करके, और इसे इसने क्या किया था, डी ब्रोगली की एक न्यू हाइपोथेसिस बनाई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस थे, जो कि पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन थे। अगर चैप्टर नंबर 2 से लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो इसी में से लाजमी क्वेश्चंस आएंगे। तो आपने यहाँ से 5 मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं एंड 5 मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं। तो आपने ये चैप्टर नंबर 2 से शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन कर लेने हैं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं चैप्टर नंबर 2 से तो इसी में से क्वेश्चन आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।